हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग पे। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में पहुँच चुका हूँ। और जो बच्चा यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का जो वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में अगर कोई सवाल है, अगर वो MIT मेरठ को ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके मन में कोई सा भी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से अगर इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन की सारी दुविधाएं दूर होने वाली है। और हमारे साथ अभी आपको बताना चाहते हैं, जो एक शख्सियत को देख सकते हैं, द लेजेंड, द ओनली वन, द ग्रेटेस्ट ऑफ MIT, है ना, डॉक्टर रघुवीर कुमार सर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। और आपको बताना चाहते हैं कि डॉक्टर रघुवीर सर हमारे इस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के HOD और डीन दोनों ही है। तो ये सर हमारे साथ अपना बहुत ही कीमती समय निकाल करके हमें दिए हैं। और सर से मैं तमाम सवाल पूछने वाला हूँ, जो भी आपके बच्चे का क्वेरी है, जो सवाल है। आपका स्वागत करते हैं हमारे इस ब्लॉग पे सर। थैंक यू उत्कर्ष जी। जी जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ 2018 से शुरू हुआ था। जी सर। और 2018 में मात्र हमारे 7 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद हमारा धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। जैसे जैसे बच्चों को पता चला, अवेयरनेस हुआ, इसमें एडमिशन की संख्या बढ़ती चली गई। और 2021 में इसकी संख्या जाके 80 के करीब हो गई हमारी। और उसके बाद हमारा 90 हुए, 90 के बाद 126 हुए। और इस समय जो हमारा वर्तमान में जो सत्र चल रहा है उसमें हमारे 150 के करीब एडमिशन हो चुके हैं। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि MIT मेरठ में एडमिशन ले, तो उसके मन में ये सवाल है कि क्या ये जो हमारा कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है कि नहीं। तो इसको लेकर क्या बताइए सर। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये हमारा जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ये नेक के थ्रू है, नेक एक्रीडेटेड है, जी, जो NAC गवर्नमेंट की प्लस संस्था है, हाँ A+ है इसका। जी। और इसमें जो कोर्स चलते हैं वो 5th डीन्स कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कोर्स चलते हैं, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अप्रूव्ड हैं। और ये कोर्स हमारे 4 साल से यहाँ पर चल रहे हैं और लगातार हम इसमें बच्चों की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट प्रोसेस है, कितनी हाँ। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हाँ। बताइए सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए जो एग्रीकल्चर से जो इंटरमीडिएट हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। PCM, PCB, PCMB वाले छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो कंडीशन वो है कि मिनिमम 50% मार्क्स से कम वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं इसमें। तो सर, आप जैसे HOD भी है और डीन भी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर के बच्चों को आप अपने अंतर्गत आप वहाँ पे देखते हो। तो सर, जो बच्चे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर। यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा संस्था है जी। बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है यहाँ पर। दूसरा ये है कि हमारे पास सफिशेंट स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं। हमारे पास जो टीचर्स की संख्या है वो 25 से ज़्यादा है। और हर एक में स्पेशलाइज्ड टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक कोर्स पढ़ाए, हर एक का स्पेशलाइजेशन है अपने अपने फील्ड में। जैसे पैथोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये सभी के एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये वहाँ से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। और जो लास्ट ईयर गोल्ड मेडल था हमारे इसके अंडर में 700 कॉलेज आते हैं। जो गोल्ड मेडल मिला हमारे मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिला, वो थी मिस खुशी शर्मा। आप जो देख रहे हैं इसमें, ये हमारी खुशी शर्मा है। इसको जो टॉप किया है इसने 2020-24 बैच में सबसे अच्छे टॉपर थी ये। और हमारे जितने कॉलेज हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, उसने इसे टॉप किया है। और इनको जो अवार्ड दिया है गोल्ड मेडल, वो हमारे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबाई पटेल, कुलपति श्रीमती संगीता शर्मा ने दिया है। और आप जो नीचे देख रहे हैं कैटेट, ये कैटेट एक एडमिशन के लिए होता है। इसमें हमारे 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें से खुशी शर्मा ने प्लांट पैथोलॉजी में एडमिशन लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे हर एक बैच में एक या दो गोल्ड मेडलिस्ट मिले हमारे। गोल्ड मेडल मिलने की पूरी 100% हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारी रैंकिंग अब भी ज़्यादा जा रही है। जो बच्चे यहाँ पे MIT में आते हैं सर, तो उनका जो एग्जाम जो होते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से, सेशनल एग्जाम, कब कब प्रैक्टिकल होंगे, कब उनके POD होंगे। इसके एग्जाम इसमें 3 बार होता है। पहला होता है आपका एडमिशन लेने के 2 महीने बाद होता है फर्स्ट सेशनल। वो होता है हमारा 20 मार्क्स का जी। उसके बाद होता है फिर उसके 1 या 2 महीने बाद फिर सेकंड सेशनल, वो भी 20 मार्क्स का होता है। और अगर टाइम मिलता है तो PUT भी कराते हैं हम लोग, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, वो 20 मार्क्स का होता है। तो इन तीनों को मार्क्स को हम एवरेज करते हैं। एवरेज करने के बाद फिर क्या करते हैं कि हम
इसके इंटरनल मार्क्स में इसका यूज होता है 20 मार्क्स का। उसके बाद टीचर्स का असेसमेंट, टीचर के लिए assessment आपका test। बिहेवियर कैसा है क्लास में, किस तरह से आप अटेंडेंस है आपकी। अटेंडेंस कितनी मैंडेटरी है सर? अटेंडेंस इसके लिए 75% है, उसके 5 मार्क्स हैं। हाँ। टीचर बिहेवियर के 5 मार्क्स हैं जी। और एक होता है असाइनमेंट, उसके 5 मार्क्स हैं। इस तरह से 35 मार्क्स जो होते हैं वो इंटरनल के होते हैं, Internals हमारा के होते हैं। उसका बेस होता जी। है। और 7 जो हमारे 50 मार्क्स हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, उसमें मिनिमम आपको 17 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है सर। तो सर आखिरी एक मैसेज क्या देना चाहोगे जो बच्चे दूर दूर से देख रहे हैं इस वीडियो को, जो हमारे MIT मेरठ को ज्वाइन करना चाहिए, उनके बारे में बस एक आखिरी संदेश। थैंक यू। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 700 कॉलेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में सबसे पहले हमारे यहाँ एडमिशन्स होते हैं। वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हुए, हमारा रिजल्ट देखते हुए, हमारे टीचर की संख्या देखते हुए, नंबर ऑफ बुक्स देखते हुए, फैसिलिटी, यहाँ पर जो फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी है, आपका हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, एम्बुलेंस की फैसिलिटी है और हॉस्टल की फैसिलिटी है। और जो टाइमिंग्स रहते हैं वो 9 to 5 रहते हैं यहाँ जी। पर। तो और ये लास्ट सर लैब्स को लेकर के आप मुझे बताइए सर कि आपके डिपार्टमेंट, क्योंकि लैब का क्या है ये सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में लैब नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ लैब की संख्या वो 9 से ऊपर है। यहाँ पर लैब हमारे पास एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, ये सभी की लैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो लैब्स की ओर से हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ साथ जब प्रैक्टिकल आप लैब करते हैं तो आपकी जो डाउट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है और आपको कोई फिर संकोच नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चर सर आप पहले ही बता चुके हैं कि ये जो सब्जेक्ट ही पूरा एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड है। जी, हाँ, जी। क्योंकि आप जो पढ़ते हो आप सामने जब प्रैक्टिकल करोगे, हमारे पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है, आपको लैब की पूरी व्यवस्था सुविधा मिलने वाली है। हमारे साथ आपको दूसरे सर आपको देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर विकास सिंह सर हैं हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि जो बच्चे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो एडमिशन लेंगे तो उनका जो फर्स्ट ईयर में जो रोड मैप है वो क्या है, कि कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ने वाले हैं, जो इवन और ऑड सेमेस्टर दोनों मिला करके। तो आप जरा वो सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बताइए सर। मैं BSc एग्रीकल्चर के बच्चों को बताना ही चाहता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमारे यहाँ कंपलसरी कोर्स रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई वो छोड़ सकते हैं या ले सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी ने इनका सिलेबस निर्धारित कर दिया है वो उसके अकॉर्डिंग ही वो सब्जेक्ट अपने चूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो मैथ से हैं या बायो से हैं, जैसे कोई बच्चा मैथ स्ट्रीम से है, मैथ वाला बायो पढ़ेगा और जो बायो वाला है वो मैथ पढ़ेगा। और इसमें हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ईयर में आपका फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, आपका जितने भी फंडामेंटल के कोर्स हैं, जैसे आपके एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, यानी एक बेसिक डिटेल जो फंडामेंटल होती है किसी भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की, वो फर्स्ट ईयर में बच्चे को दी जाती है। और इसमें उसके साथ साथ सभी में प्रैक्टिकल हैं। ये बताइए कि सर जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़ेंगे सब्जेक्ट, उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो फर्स्ट ईयर में, जिनको बच्चे खास ध्यान से पढ़े, उनको पढ़ने की जरूरत हो? वैसे तो एग्रीकल्चर में सभी सब्जेक्ट ही मोस्ट हैं, सभी उन्हें ध्यान से पढ़ने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे जेनेटिक्स है, सॉइल साइंस है, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप इनमें से कुछ छोड़ दें। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे अच्छे मार्क मिलेंगे। और इसके जो सब्जेक्ट हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल होता है एंड थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल हमारा 15 नंबर का है और हमारा जो इंटरनल होता है वह है हमारा 35 नंबर का है। और जो हमारा बाद का 50 नंबर रहा है वो CCS यूनिवर्सिटी से जो हमारे कोर्स चल रहे हैं वो वहाँ से बाहर आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम हो जाता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या मिलाकर बात कर रहे हैं। तो सर ये जो बच्चे जो पेपर देंगे वो हिंदी और इंग्लिश कौन सा मतलब यहाँ पे लैंग्वेज को अगर प्रेफर किया जाता है सर? जी, यूनिवर्सिटी ने हमारे यहाँ दोनों पैटर्न यूज किए हुए हैं। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में एग्जाम दे सकते हैं। जो लैंग्वेज बच्चे आते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश नहीं रहा हो, हिंदी मीडियम से पढ़ के आए 10+2 तक, तो क्या उनको यहाँ पे जैसे कि वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बच्चों को आप बताइए सर कि क्या सही में हिंदी मीडियम वाले को कितनी दिक्कत आने वाली है या हिंदी है, वो क्लियरिटी दीजिए आप बच्चों अपनी तरफ से सर। जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं अगर हम यहाँ ज़्यादातर तो ये सोचते हैं कि बच्चा इंग्लिश में एग्ज़ाम दे, उसके लिए हम ब्रिज कोर्स चलाते हैं। ब्रिज कोर्स में उनसे पहले यहाँ इंग्लिश की कोचिंग देते हैं, मैथ की कोचिंग देते हैं, जिससे उसका एक रोड मैप तैयार हो जाए कि बच्चा आगे इंग्लिश में अच्छा और कर पाए। अगर
वो हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहता है तो वह अपना हिंदी चूज़ करके हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकता है। और इंग्लिश वालों का तो जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, उनका तो रोड मैप है कि वो इंग्लिश से एग्ज़ाम देंगे। अभी जो हमारे साथ एक मैम को देख रहे हैं आप, ये मैम, इनका पूरा नाम डॉक्टर ज्योति शर्मा है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की फैकल्टी है। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फुली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल और लैब इस पे है, तो मेरा आपसे कुछ सवाल है, जैसे कि इसमें किस तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं? प्रैक्टिकल तो हमारे हर कोर्स के साथ भी अटैच है, बट हमारे क्योंकि हमारा 8 सेमेस्टर का कोर्स है, जिसमें से 6 सेमेस्टर हमारे जो होते हैं वो कोर्स वर्क या बुक नॉलेज जो हम देते हैं, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उससे बेस्ड रहता है। जो हमारे लास्ट के 2 सेमेस्टर हैं वो प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड है। पहला जो 7 सेमेस्टर होता है उसे हम कहते हैं रावे का सेमेस्टर। रावे का फुल फॉर्म होता है रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस। ये जो हमारे कोई दर्शक जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा बता सकते हैं डिटेल में कि क्या होता है ये रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, जो रावे जिसको आप कहते हैं? जी, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली क्लाइमेट बेस्ड होता है, तो हमें बच्चों को बहुत ज़रूरी है ये जानना कि फील्ड में और बुक की नॉलेज में क्या डिफरेंस है। इसलिए हम बच्चों को सबसे पहले केवीके अटैच करते हैं। केवीके जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी न्यू डेवलप हो रही है उनको फार्मर्स तक पहुंचाती है, तो सब बच्चों को वहाँ अटैचमेंट किया जाता है। बच्चे वहाँ रहते हैं, पहले वहाँ पे सीखते हैं, उसके बाद उन्हें विलेज में अटैचमेंट दी जाती है। वो विलेज में जा करके वहाँ की चीज़ें सीखते हैं और उसके बाद वो एग्रो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में भी अटैच होते हैं। वहाँ पे उन्हें जो भी इंडस्ट्रियल प्रैक्टिकल होते हैं उनके बारे में पता चलता है। तो ये पूरा सेमेस्टर उनका इन तीनों चीज़ों पे बेस्ड होता है। उसके बाद जो 8 सेमेस्टर आता है उसमें वो ELP सीखते हैं। ELP का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जिसमें 2 मॉड्यूल होते हैं। जितने भी उन्होंने कोर्सेज पढ़े हैं 6 सेमेस्टर में, उनमें से किन्हीं 2 कोर्सेज पे वो कोई प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। मैम, तो जैसे कि आपका जो फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट रहता है, रिसर्च जो है, उसको लेकर के बच्चे क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, उसको लेकर आप जरा बता सकते हैं? उसको लेकर के बच्चे जो भी उन्होंने 6 सेमेस्टर में सीखा है उससे उन्हें एक तो बहुत कुछ पहले ही पता चल जाता है। बाकी जो हम केवीके भेजते हैं उनमें उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, तो उन टेक्नोलॉजीज पे भी बच्चे काम कर सकते हैं। साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर सकते हैं हम, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ इंडिया में ये कहा जा रहा है कि जॉब सीकिंग की जगह जॉब क्रिएटर या जॉब गिवर बनो। मोदी जी का भी हमारा एक बहुत बड़ा स्टार्टअप को लेकर के उन्होंने, और जी मैम, जानकारी के लिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो MIT कॉलेज है, इसमें मेरिट उद्यमी फाउंडेशन जो कि एक संस्था है जिसके थ्रू आप स्टार्टअप कर सकते हो। और अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो तो मैम एग्रो बिजनेस को लेकर भी आप बता सकते हैं कि अगर कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता हो तो इसको लेकर के उसकी क्या पहल होनी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बच्चा कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसे बेसिक नॉलेज तो कोर्स वर्क में मिल ही जाएगी। उसके बाद साथ में वो यहाँ पे मेरिट उद्यमी फाउंडेशन के साथ भी जुड़ सकता है, जो उसे आपके बेसिक फंडिंग से लेकर के किस टेक्नोलॉजी पे उसे काम करना चाहिए उससे रिलेटेड इंडस्ट्री से भी जोड़ने में हेल्प कर सकता है। अच्छा मैम, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर्नशिप का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो कोई बच्चा अगर इंटर्नशिप लेना, जैसे आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि कृषि विज्ञान केंद्र जो कि और ICAR जो है वो हेल्प करता है, तो बच्चा इंटर्नशिप को लेकर के क्या उसका एक रोड मैप होना चाहिए कि मुझे इंटर्नशिप? जो एग्रो इंडस्ट्रियल अटैचमेंट होती है वो बहुत बार पेड भी होती है, बहुत बार अनपेड भी होती है। तो अगर पेड जगह पे आपको अगर मिल रही है इंटर्नशिप तो आपको हेल्प करेगी पेड में भी। बाकी आप अपने से भी स्कॉलरशिप के लिए या इंटर्नशिप के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपसे आखिरी बस एक सवाल रहेगा कि जैसे कि कुछ बच्चे जो एग्जीबिशन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, जैसे आप इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी हमारे बच्चों को लिखाने ले जाते हैं, घुमाने समय समय पर इंडस्ट्रियल विजिट कैसी है, तो इसको लेकर के बच्चों को कितना हेल्प मिलता है इन सब चीज़ों से, ये बता सकते हैं आप? आपका हमारा जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी हमारी विजिट का आधार है कि एसोसिएटेड है कि आप विजिट पे ले जाएं। वो विजिट आपकी एग्रो इंडस्ट्रियल भी हो सकती हैं, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती हैं, आपकी कोई प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। साथ में अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बच्चे श्री राम इंस्टीट्यूशन गए थे दिल्ली में, वहाँ पे उन्होंने वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी देखा था, उन्होंने और भी चीज़ों के बारे में सीखा था। तो टाइम पे हमारे यहाँ से बच्चों को बाहर भेजा जाता है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैम। अभी हमारे साथ डॉक्टर विवेक सर हैं और ये हमारे साथ अभी मौजूद है, और सर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एडमिशन सेल के हेड भी है। अगर आप बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो जब वो आप कॉलेज में आओगे तो पहली मुलाकात अगर किसी से होगी इस डिपार्टमेंट में तो डॉक्टर विवेक सर से ही होने वाली है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू उत्कर्ष। तो सर मेरा आपसे सवाल है सर कि एडमिशन प्रोसेस को लेकर के ही है कि अगर कोई बच्चा जो यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स को लेना चाहते हैं उनका क्या कैरियर और फ्यूचर स्कोप होने वाला है, और जो BSc एग्रीकल्चर अगर कोई बच्चा CCS यूनिवर्सिटी MIT मेरिट से करता है तो वो आगे चल करके क्या वो जॉब जो उनका प्लेसमेंट है क्या है, ये आप जरा जानकारी शेयर कीजिए सर। ये जो हमारा BSc एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम है, एक तो ये
फोर्थ ईयर का है, जी। जो ICAR के नॉर्म्स के बेस पे है। ठीक। इसमें अगर बच्चा BSc सिर्फ कंप्लीट करता है UG, तो अगर वो जॉब करना चाहता है या हायर स्टडी में नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे इफ्को हो गया, क्रिप्को हो गया, बायर हो गए, मोनसेंटो वगैरह, ये हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर की हैं। और इसमें एक दूसरा पार्टी कि अगर बच्चा UG करने के बाद अगर हायर स्टडी में जाना चाहता है जी। तो उसके लिए उसको प्रिपरेशन करने के लिए एक तो हमारे यहाँ यूपी की एक यूपी कैटेड के नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो हमारे यहाँ की 5 इस समय स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उसमें वो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकता है। या दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो JRF की तैयारी कर सकता है, जिसमें ऑल इंडिया इंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बेस पे वो स्टेट की अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेता है। और ये जो ICAR का जो टेस्ट होता है वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के बेस पे होता है, चाहे वो एग्रोनॉमी से करे या सॉइल साइंस से करे या हार्टिकल्चर से करे, ये जितने भी PG के कोर्स हैं, फिर आगे आगे जाके उनका लाइन। फिर अगर बच्चा इससे भी और स्टडी करता है तो वो PhD, तो उसके लिए आता है SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें भी वो अपने डॉक्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर सकता है। सर, तो अगर कोई बच्चा BSc के बाद अगर MSc करना चाहता है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि कुछ बच्चों का ख्याल होता है कि मैं हायर स्टडी करना चाहूँगा या गवर्नमेंट एग्जाम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, तो उनको जो प्लानिंग रहता है तो किस तरीके से वो अपना ये इस टाइम ऑफ पीरियड में पढ़ते पढ़ते वो अपनी तैयारी कर सके, आगे का रोड मैप अपना तैयार करेंगे? अगर बच्चा BSc के बाद हायर स्टडी में जाता है, जाना चाहता है, तो उसके लिए MSc करना चाहता है, तो उसके लिए एक तो पार्टिकुलर सब्जेक्ट में किस में वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि एग्रोनॉमी से इंटरेस्ट है तो वो JRF की एग्रोनॉमी से तैयारी कर सकता है, या पैथोलॉजी से इंटरेस्टेड है तो पैथोलॉजी की तैयारी कर सकता है। अगर वो यूपी का बच्चा है तो उसके लिए यूपी कैडेट आता है, तो उसमें जितने भी BSc के सब्जेक्ट हैं उनकी सभी की तैयारी करता है। तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर बुक्स भी हैं, जैसे नेमराज सुंडा है जो कम्पिटेटिव एग्रीकल्चर बुक है, SR कांतवा है, अरुण कात्यायन की बायोलूम फर्स्ट सेकेंड है, जो काफ़ी बच्चे के लिए बेटर फ्यूचर के लिए हैं, क्योंकि इनमें जितना भी कम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस है काफ़ी बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि बच्चे यहाँ पे 8 सेमेस्टर मेरे ख्याल से 4 साल में वो जब पढ़ेंगे तो होते हैं, तो जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है? क्योंकि बच्चों के मन में एक सवाल है कि वहाँ जाने के बाद एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि बच्चे की बैक भी आ सकती है अगर वो ना पढ़े तो, कितने नंबर पे मुझे कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ मुझे पास होना है किसी तरीके से, तो वो एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में आप बता दीजिए सर। जो CCS का एग्जाम पैटर्न है उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो इंटरनल है, दूसरा फाइनल है, तीसरा प्रैक्टिकल है। तो इंटरनल में क्या है कि हम 35 का पेपर होता है वो कॉलेज बेसिस पे होता है, ठीक है सर, और बाकी जो 15 मार्क्स का है वो प्रैक्टिकल होता है जिसमें बाहर से एग्जामिनर्स आते हैं। बाकी जो फाइनल वो 50 मार्क्स का है जो CSET यूनिवर्सिटी बनाकर भेजती है। रह गई बात बच्चे की बैग की, तो बैग तो अगर बच्चा पढ़ेगा तो नहीं आएगी, बाई चांस अगर किसी कारणवश हो भी जाता तो नंबर पे पास होना है सर? 50 नंबर होने चाहिए, जो इंटरनल, प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल को तीनों मिला के 50 नंबर कम से कम 50 होने चाहिए। तो अगर बच्चा 2 सब्जेक्ट में अगर किसी कारणवश बैक आती है तो वो ऑड की ऑड के साथ बैक दे सकता है और इवन की इवन के साथ दे सकता है। सर, और एक आखिरी सवाल जो यहाँ पे एग्रीकल्चर कोर्स लेने के बाद मेन सबसे आखिरी सवाल कि हमें इस कॉलेज से प्लेसमेंट मिलने वाले है कि नहीं, तो प्लेसमेंट को लेकर के, क्योंकि अब एडमिशन सेल के हेड भी है, तो बच्चों को किस तरीके से अपने प्लेसमेंट लगते देखा है, क्या उनकी जॉब सैलरी मिलने वाली है, कितने पैकेज पे वहाँ से प्लेस्ड हुए हैं हमारे कॉलेज से, ये अब जरा आप सच्चाई बताइए सर, ऑनेस्ट। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं कुछ तो CCB से आते हैं, कुछ डायरेक्ट भी आते हैं, तो ये कुछ बच्चे आए हुए भी हैं जो एडमिशन के पर्पज़ से आते हैं, और जो यहाँ से बच्चे पास आउट होकर गए हैं तो उनके ये कुछ एक्टिविटी भी हैं। हमारे यहाँ जो कोर्स में है क्या, ये प्रैक्टिकली क्रॉप प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट वो कोर्स चलते हैं, यहाँ बच्चों को हम विजिट भी कराते हैं और प्रैक्टिकली वर्क भी कराते हैं, और पास आउट होने के बाद बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ। तो उसके एग्जाम्पल ये आप लोग देख रहे हो कि ये कुछ फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, तो ये स्टडी के साथ साथ अपना प्लेसमेंट भी है। और ये बच्चे जो आए हैं एडमिशन के लिए, ये भी अपना पढ़ लिख करके किसी दूसरी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में भी इनका जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक रहती है एग्रीकल्चर। प्लेसमेंट अगर बच्चा अगर अच्छा है, काफ़ी अच्छा अगर पढ़ने में है, सब कुछ बोलने में, तो यहाँ क्या है कि प्राइवेट कंपनियाँ हैं। एक तो यहीं परतापुर में दयाल फर्टिलाइजर है, बायर्स हैं, इफ्को हैं, तो कई बच्चे एक एक्सल फास्फेट कंपनी में है जो हमारे फाइनल ईयर के बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। काफ़ी बच्चे उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, कुछ दयाल फर्टिलाइजर में है। तो हमारे यहाँ जो मिनिमम जो पैकेज रहता है
2 से 3 लाख लगता है। रहता है। अगर बच्चा अच्छा करता है तो 4 से 5 लाख तक का भी अच्छा है। अच्छा पैकेज तो होता उसमें है। सबसे अच्छी जो बायर, मॉन्सेंटो, ये कुछ टॉप एग्रीकल्चर मल्टीनेशनल कंपनीज MNC हैं। कंपनी में भी बच्चे जा कंपनी सकते हैं। है। ये बहुत बड़ी बात कह दी है सर। तो ओवरऑल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हर चीज़ पहलुओं को बताया, अवगत कराया, जानकारी दी, तो धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम अपने कैंपस टूर की बात करें तो हम 3rd फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की क्लासेस होती है इस फ्लोर पे। और इधर की तरफ आपको हम दिखाएं तो ये हमारे जो कि फैकल्टी रूम है, यहाँ पे हमारी HOD मैम जो कि डॉक्टर हिमानी की मैम का केबिन भी है, अंदर यहीं बैठती है। और इधर की तरफ हम आपको दिखाएं तो ये भी फैकल्टी केबिन है और इस तरफ भी फैकल्टी केबिन है और इधर दाहिनी तरफ क्लासेस होती है। तो हम आपको ये दिखा सकते हैं, क्लासेस चल रही है अभी हम आपको लिए चलते हैं अपने यही इस फ्लोर पे एग्रोनॉमी लैब में कि कैसा दिखता है एग्रोनॉमी लैब। तो ये देखिए कि हमारे एग्रोनॉमी लैब में क्या क्या है, बच्चों ने किस तरीके से यहाँ पे मॉडल प्रेजेंट किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि डीप इरिगेशन सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम किया है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। और ये तमाम प्रोजेक्ट बच्चों ने जो बनाया था हमारे टेक फेस्ट जो हुए थे उसमें, तो इसमें एग्रोनॉमी लैब के एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होते हैं। I am Ansu Kumari and pursuing BSc Agriculture from Meerut Institute of Technology. जो कि अच्छा ये बताइए आपकी ऐसा क्या आपने देखा सोचा कि MIT में मेरठ में आपने एडमिशन लेने का सोचा है? सबसे पहले तो MIT कॉलेज में हम यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू आए थे और उसके बाद फिर MIT कॉलेज में देखने की यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी मिलती है, पढ़ाई की फैसिलिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पे जो हमारा कॉलेज है वो बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, कल्चर इवेंट, फील्ड और एग्रीकल्चर में तो फील्ड विजिट बहुत ही ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क भी कराए जाते हैं और देखा जाए एक तरह से तो यहाँ प्लेसमेंट भी मिलता है और इसलिए देखे और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था इसलिए। तो आइए हम आप लोगों को आज अपनी लैब दिखाते हैं, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से लैब हैं। तो आइए दिखाते हैं मैं आपको। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंटरमेलॉजी लैब। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ। तो ये रहे हमारे इंसेक्ट के डिफरेंट बॉक्स कलेक्शन है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इंसेक्ट है और ये सभी जो आप लोग को दिख रहे हैं, ये इसमें हम जितने भी इंसेक्ट होते हैं उसको हम पिंचिंग करके इसमें रखते हैं। और इधर आप जो देख रहे हैं ये हमारा है इंसेक्टिसाइड, जो कि डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड है। और ये रहे हमारे माइक्रोस्कोप और बाकी आप लोग ये सब देख ही रहे हैं जो कि हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको लगे हैं। और ये रहे इंसेक्ट सेटिंग बोर्ड, जिसी से हम पिंचिंग करते हैं, उसके बाद हम बॉक्स में इसको रख देते हैं। और ये है हमारे हॉर्टिकल्चर लैब। तो आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये हमारे सिकल्स है और यहाँ पे कुछ टूल्स है, जैसे कि ये रहा, इसका यूज़ करते हैं हम लोग प्रूनिंग करने में। और यहाँ पे जितने भी है सारे टूल्स है डिफरेंट टाइप्स के। ये रहे हमारे जैसे कि सॉल्स, स्कैवर्ड हो गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ वीडिंग फॉक है जो कि स्प्रे करने में काम आते हैं। और ये ग्रास सेयर है और यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स भी रखे हुए हैं। और ये सारे टूल्स है और ये है प्लांट पैथोलॉजी की लैब। तो आइए इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी है जिसमें हम पिथियम के कुछ लाइफ साइकिल है उसका डायग्राम किए हैं। और फिर इधर हमारे 3rd ईयर और 1st ईयर के कुछ प्लांट पैथोलॉजी के जो प्रैक्टिकल हैं वो मेन वो इस पे लिखे हैं। और उसके बाद कुछ देखिए यहाँ पे कुछ हमारा प्लांट के डिजीज़ के नेम हैं जो कि प्लांट को डिजीज़ काउजेस करते हैं। और ये सब हमारे लाइफ साइकिल है इंसेक्ट के। और ये है हमारा BOD और ये कुछ हमारे माइक्रोस्कोप हैं। और ये है हमारा मशरूम का जो भी मार्फोलॉजी है वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। वैसे तो आजकल मशरूम कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये हमारा माइक्रोस्कोप। ये है हमारा ऑटोक्लेव जो कि यहाँ पे हमारा स्टेलाइजेशन करके उसके बाद हम मीडिया बनाते हैं, मीडिया कल्चर करते हैं। और कुछ इंसेक्ट हैं जैसे ट्राइकोडर्मा हो गए, तो उन सभी को हम इसमें रख के कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद जब वो प्रिपेयर हो जाता है तब उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। दिस इज केमिस्ट्री लैब। तो आइए इधर। एंड द मेन पर्पज ऑफ केमिस्ट्री लैब प्लांट एंड सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस एंड दिस प्रेजेंट हियर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएजेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड
This is the digital pH meter, and it is used for determination of pH, and it is AC meters, and it is the measure of soil, in salt in soil, and digital flame photometers. It is used for calcium, potassium measures, and this is muffle furnace and water bath, and it is distillation used for making of distilled water, and this is polar meters.